जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की एसएसटी को। हमने साइंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। एस7 की साइंस के सारे सब्जेक्ट यानी कि सारे जो चैप्टर थे साइंस के वो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की एसएसटी को। देखिए बच्चों, ये चैप्टर जो आपका होने वाला है, ये एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। सबसे पहले अगर इस चैप्टर को हम पढ़ें उससे पहले हमें ये शब्द जान लेना चाहिए कि भाई बेटे भौगोलिक विविधता का मतलब क्या होता है। भौगोलिक यानी कि भूमि की विविधताओं के बारे में समझेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बर्फ देखनी हो तो आपके मन में आएगा भाई यार बर्फ देखने चलो कश्मीर चले जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको मन सोच रहा है कि भाई चलो रेगिस्तान देख के आते हैं, रेगिस्तान देखने के लिए आप राजस्थान चले जाओगे, ठीक है। आपको मन कर रहा है भाई पहाड़ देख के आते हैं तो आप मनाली चले जाओगे, शिमला चले जाओगे, देहरादून चले जाओगे या फिर हिमालय चले जाओगे, केदारनाथ चले जाओगे, ठीक है। अगर आपको द्वीप समूह देखने तो लक्षद्वीप समूह चले जाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि भाई भारत के अंदर क्या है ना, बहुत अलग अलग तरीके की जमीनें पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि भौगोलिक विविधता पाई जाती है। अगर बाहर देशों की मैं बात करूं तो इतनी भौगोलिक विविधता किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती जितनी भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि भारत में सभी प्रकार की जो जमीन के प्रकार है वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यह देश भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। अगर मैं बाहर देशों की बात करूं, अगर आपको बर्फ देखनी होगी, ठीक है, तो बेटे आप सोचोगे भाई स्विट्जरलैंड चले जाते हैं या और भी बढ़िया जगह चले जाते हैं, ठीक है। वहां पर ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। किसी भी जगह पर एक साथ में कई सारे वेरिएशंस ऑफ द आपको मतलब बहुत अलग अलग तरीके की जमीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। केवल भारत एक इकलौता देश ऐसा है जहां पर अलग अलग प्रकार की जमीन यानी कि भौगोलिक भौगोलिक यानी कि आपकी जो जमीन है उसके अंदर विविधता आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई भारत के अंदर कितनी प्रकार की भौगोलिक विविधता है। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो बेटे भारत में आपको पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, है ना। भारत में आपको बेटे पठार देखने को मिल जाएंगे, भारत में आपको बेटे मैदान भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और भारत में बेटे आपको द्वीप समूह भी देखने को मिल जाएंगे, भारत में आपको तटीय रेखाएं भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी भारत के अंदर बेटे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रेगिस्तान भी देखने को मिल जाएंगे बेटे। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो बेटे 5 चीज़ें ऐसी हैं जो भारत की भौगोलिक विविधता के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग करें बेटे तो भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आएगा, इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। अभी जो जमीनें हैं ना, देखिए अगर मैं सिंपल सी बात करूं बेटे, हर जगह पर जिस जगह जैसी जमीन होगी ना उस जगह के लोगों का जीवन बिल्कुल उसी तरीके से प्रभावित होगा, ठीक है। अगर मैदान वाले लोगों की बात करें तो भैया वो ज़्यादातर खेती करते हैं, ठीक है, उनका रहन सहन अलग है। अगर मैं बात करूं पहाड़ी लोगों की तो पहाड़ी लोगों का रहन सहन अलग है, उनके कल्चर अलग है, उनका त्यौहार अलग है, उनकी हर चीज़ अलग है। तो यानी कि भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को भी बेटे प्रभावित करती हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर ये होने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये आपको एक बार में ही बेटे पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। आपको पेपर में बिल्कुल भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा जी, ठीक है। यानी कि 1984 में पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री थे, ठीक है। और इन्होंने बात करी इंदिरा गांधी जी से, जो कि हमारी पहली प्रधानमंत्री रही थी लेडीज में, ठीक है, यानी कि महिला प्रधानमंत्री जो हमारी बनी थी वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने उनसे प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बच्चों की सारे जहां से अच्छा, आपका गाना भी ना सारे जहां से अच्छा। तो उन्होंने यही बोला कि भाई हमारा जो भारत है वो सारे जहां से अच्छा हमको दिखाई देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में बेटे अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हैं, जैसे पर्वत है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, पठार है, मैदान है, द्वीप समूह है, और भी चीजें हम आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, भाई भारत क्या है कैसा है, तो भारत के बारे में बेटे जब हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है बेटे, ठीक है। 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है भारत हमारे यहाँ पर, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर। और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में पड़ता है, ठीक है ना। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो बेटे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार आते हैं, ठीक है, चीन भी आता है, ठीक है ना। और इसी को हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। हमें 5 प्रकार की भूमि यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी बेटे, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बता दी हैं। जैसे कि महान पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, गंगा सिंधु का मैदान हो जाएगा बेटे, मरुस्थलीय भूभाग हो जाएगा यानी कि रेगिस्तान वाला इलाका हो जाएगा, और प्रायद्वीप हो जाएंगे जिसके अंदर पठारों के बारे में बात करेंगे, और आपका द्वीप समूह हो जाएंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं बेटे, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में, सारी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिमालय पर्वत से, यानी कि पर्वतों से, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बेटे उत्तर दिशा में है,
है ना, एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है, यानी कि एक दीवार के रूप में वो खड़ी है। जबकि थार मरुस्थल बेटे आपका रेगिस्तान है, ठीक है, जो कि अरब सागर पश्चिम की सीमा में, यानी कि उत्तर में देखें तो हिमालय पर्वत आ जाएगा, पश्चिम में देखें तो थार मरुस्थल आ जाएगा, अरब सागर आ जाएगा, दक्षिण में देखें तो बेटे हिंद महासागर भी आ जाएगा, पूरब में देखें तो बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की जमीनें हम भारत में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे, और यहाँ पे हर जमीन की या हर भौगोलिक विशेषता की बेटे अलग अलग जलवायु होगी, अलग अलग संस्कृति होगी और अलग अलग इतिहास भी होगा, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बेटे बात करें, अब हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हिमालय की बात करेंगे, तो हिमालय के बेटे अगर हम देखें, ये आपको दो इमेजेस दिख रही होंगी, ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा ये आपको हिमालय दिख रहा होगा, ठीक है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें हिमालय के बारे में, थोड़ा सा हिमालय के बारे में समझ लेते हैं कि भाई हिमालय है क्या, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। अगर आप इमेज में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई बादलों को छुआ हुआ है हिमालय ने, है ना, बादलों जितनी ऊंची चोटियां हैं हिमालय की। क्यों है ऐसा? क्योंकि बेटे इसकी जो चोटियां हैं वो 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं, इसीलिए 8000 भी हिमालय को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो चोटियां हैं वो 8000 मीटर से भी ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसको 8000 भी बोला जाता है। और हिमालय पर्वत 6 देशों से होकर गुजरता है, जिसके अंदर आता है भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। यहां तक हमारे जो हिमालय है वो फैला हुआ है, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम क्या है बेटे? वो सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट है ना। तो चलिए यहां पे बात करते हैं। गर्मियों में पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है। अब देखिए हिमालय इतना ऊंचा है कि भाई यहां पर क्या होता है, हमेशा बर्फ बनी रहती है। जब ये बर्फ पिघलती है ना तो बेटे हिमालय से 3 मेन नदियां हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन नदियां हैं, जिनमें आती है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नाम आपको याद रखने हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख नदियां हैं जो पानी का स्रोत देती हैं पूरे के पूरे सभी देशों में, ठीक है। ये नदियां और उनकी सहायक नदियां लोगों को पीने के लिए पानी देती हैं, कृषि के लिए पानी देती हैं और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध करवा देती हैं, और करोड़ों लोगों के जीवन को बेटे सुगम बनाती है, यानी कि सरल बनाती है, अच्छे से बना देती हैं, ठीक है, जीवन जीने योग्य बना देती हैं। तो इसीलिए हमारे हिमालय को एशिया का जल शिखर भी कहते हैं बेटे, क्योंकि यहीं से पानी आता है, ठीक है ना। और इसके अलावा, जल के अलावा, नदियों के अलावा यहाँ पर बेटे बहुत सारी संस्कृतियां देखने को मिल जाएंगी। आस्थाओं का केंद्र है हिमालय। क्यों? क्योंकि बेटे पर्वतों को पावन माना जाता है, पर्वतों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में बेटे पर्वतों की पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे बौद्ध मठ आपको देखने को मिल जाएंगे, मंदिर देखने को मिल जाएंगे, हमारे केदारनाथ जी हो गए, ठीक है, बद्रीनाथ जी हो गए, सारे के सारे जितने भी वैष्णो देवी माता हो गई, ठीक है, आपको सारे के सारे जो भगवान है वो पहाड़ों में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए तीर्थ स्थल के रूप में भी बेटे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे संत महात्मा, ठीक है, और अन्य आध्यात्मिक साधनों को, ध्यान अर्चना साधना के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अगर एक चीज और देखें कि भाई भागीरथी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है। गोमुख का मतलब है गाय का मुख, ठीक है। ये गंगोत्री हिमनद का मुहाना है, यहाँ से गंगा नदी पिघल पिघल कर यहाँ से निकलना शुरू होती है, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है, यहाँ भी इसे पवित्र माना जाता है। आगे देखिए, अब ये जो हिमालय के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटे, ये हिमालय बना कैसे? अगर बेटे आपने 5वीं क्लास सही से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हिमालय कैसे बना, ठीक है। बहुत समय पहले भारत में गोंडवाना नाम के बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जो कि अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। यानी कि भारत का जो हिस्सा था वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर धंसा हुआ था। जैसे ही टूटा, अलग हुआ, धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगा, और यूरेशिया से लगभग 5 करोड़ साल पहले यूरेशिया नामक प्लेट से टकरा गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यूरेशिया नामक प्लेट है, इससे भारत का जो है ये टकरा गया। टकराने के बाद जैसे 2 किताबों को अगर मैं टकराऊं तो उनके बीच की जो किताबें बेटे पन्ने ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जो जैसे ही जमीन आपस में टकराए तो इनके बीच की भूमि क्या हो गई बेटे, अनिवलित हो गई, यानी कि सिल्टवदार हो गई और ऊपर उठने लगी। इसी से हमारे हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। आज भी अगर हम बात करें तो हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है ये, ठीक है। और इसकी बाल बढ़ने की दर से भी बहुत ज़्यादा धीमी, यानी कि जितने हमारे बाल बढ़ते हैं ना उससे भी बहुत कम गति से ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो 1000 साल में, सहस्त्राब्दी में ना, इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है हिमालय की। यानी कि हिमालय एकदम अभी जवान है बेटे, ठीक है, अभी और भी ज़्यादा इसका साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हिमालय शब्द का अर्थ की अगर हम बात करें तो बेटे हिम जमा आलय, हिम यानी कि बर्फ, आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर, क्योंकि हिमालय पर बेटे बर्फ जमी रहती है, ठीक है। अब हिमालय को बेटे 3 भागों में बांट दिया गया है। मान लीजिए कि हमारा ये हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इसी भाग को हमने 3 भागों में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक
ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाले पार्ट में आते हैं बेटे उनको हम बोल देते हैं हिमाद्री। क्या बोल देते हैं बेटे? हिमाद्री बोल देते हैं। वृहद हिमालय भी बोल सकते हैं या तो हिमाद्री बोल सकते हैं। यहां पर जितनी सबसे बड़ी बड़ी चोटियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, सर्वाधिक विकट बहुत फैले वो दिख जाएंगे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, गगनचुंबी पर्वत, गगनचुंबी यानी कि आसमान को छूने वाले पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है। यहाँ का जीवन अत्यंत कठिन है। यहाँ पर मानव बस्तियां बहुत कम पाई जाती हैं, विरले ही पाई जाती हैं, यानी कि नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है बेटे हिमाद्री, ठीक है, या हिमाचल, सॉरी इसको हिमाचल बोलेंगे, सॉरी हिमाचल बोलेंगे, यानी कि लघु हिमालय। इसके दक्षिण में आएंगे, ठीक है ना, वृहद हिमालय के दक्षिण में है ये, ठीक है। इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, यानी कि एकदम ठीक ठाक है, रहने लायक है। यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता देखने को मिल जाएगी, यानी कि अलग अलग जीव जंतु दिख जाएंगे। मानव जीवन के लिए उपयुक्त है ये। यहाँ पर बहुत सारी बस्तियां देखने को मिल जाएंगी। और जो लोग आप घूमने जाते हो ना कि भाई पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, ये सारे के सारे हमारे हिमाचल के अंदर ही पड़ते हैं, यानी कि सेकंड वाले पार्ट के अंदर पड़ते हैं। उसके नीचे आ जाता है बेटे शिवालिक के दक्षिण में आ जाते हैं हमारे हिमाचल के दक्षिण में आ जाते हैं बेटे हमारे शिवालिक। यहाँ पर बहुत ही छोटी पहाड़ियाँ, निचली श्रृंखला है ये, ठीक है, जिसमें घुमावदार पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि गिरिपाद बनाते हैं, ठीक है ना। वन्य जीवों से समृद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। हिमालय गंगा के मैदान है ये, ठीक है, उत्तरी मैदान भी इसको कहा जाता है, उसी से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो शिवालिक को बेटे दून भी बोला जाता है, ठीक है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है। तो ये सारी जगह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पश्चिमी हिमालय में, अच्छा, यहाँ पर घर बनाने की एक पद्धति का इस्तेमाल होता है बेटे जिसको धज्जी देवरी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, या काठकुनी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटे, पत्थर और लकड़ी को जोड़ कर ना घर बनाए जाते हैं, जो कि घर को गर्म भी रखता है और भूकंप से भी बचाने में सहायता करता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्या है बेटे? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर बना दिया है। विश्व धरोहर बेटे उसी जगह को बनाया जाता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह बन जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता है, इसलिए इसको विश्व धरोहर का स्थान दे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आप इमेज के लास्ट में यहाँ पे सबके नाम पढ़ सकते हैं। हिम तेंदुआ है, लद्दाख, हिमालय मोनल हो गया, नर पक्षी हो गया, ठीक है, बौद्ध मठ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका हिमालय तो बेटे खत्म हो जाता है। एक भौगोलिक विविधता यानी कि हिमालय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगली जो भौगोलिक विविधता है वो है हमारा बेटे शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल, शीत सर, शीत तो मतलब ठंडा होता है। ठंडा रेगिस्तान कब से होने लग गया? तो बच्चों, हमारे जो रेगिस्तान होते हैं वो ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। हम भले ही रेगिस्तान के बारे में सोचें और रेत रेत हमको दिखाई दे, ठीक है, लेकिन फिर भी रेगिस्तान जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, मरुस्थल शीत भी होते हैं, ऐसा ही मरुस्थल है बेटे लद्दाख का मरुस्थल, ठीक है ना। सर्दियों में यहाँ पे तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाता है और यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। भूभाग एकदम ऊबड़ खाबड़ है, चट्टानी क्षेत्र है, गहरी घाटियां हैं, पैंगोंग सो, ठीक है, यानी कि झील, यहाँ पर बहुत सारी झीलें सम्मिलित हैं, ठीक है। और यहाँ की जो भूमि है चंद्रमा की तरह दिखाई देती है, एकदम सपाट, एकदम, इसलिए इसको चंद्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भूगर्भ शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या करते हैं। अब कई लोग इसके बारे में जो भूगर्भ शास्त्री जो बताते हैं कि भाई इसका जन्म कैसे हुआ होगा, वो ये बोलते हैं ना कि भाई जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया था ना, जब भारत यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे, ठीक है। मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा होगा ये, ठीक है। और धीरे धीरे जो चट्टानें थी ना, मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई है यहाँ की, जो लद्दाख की है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ होगा, जो पहाड़ थे ना बेटे, पवन और वर्षा के कारण अपर्दन यानी कि घिस गए वो, ठीक है, और उनका ये आकार बदल गया है, ठीक है। तो कठिन परिस्थितियों में होने, देख यहाँ पे बेटे इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करें तो ठंड पड़ती है कि यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं या कुछ जीव जंतु जहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि हिम तेंदुए, ठीक है, आइसबेक्स, तिब्बती मृग, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के कुछ जो लोग हैं, जनजाति वाले जो लोग हैं, वो बेटे सादा जीवन जीते हैं। और बौद्ध मठ आपको देखने को मिल जाएंगे, लोसर, हेमिसिस महोत्सव, ये इनके त्योहारों के नाम है बेटे, ठीक है ना। देखिए, ये लोग ज़्यादातर त्योहार मनाते रहते हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यानी कि आपका क्या क्या हो गया बेटे, हिमालय खत्म हो गया है और आपका मरुस्थल भी खत्म हो गया है, शीत मरुस्थल खत्म हो गया आपका। अब बात करेंगे बेटे गंगा के मैदानों की, ठीक है। अब मैदान पे पहुंच गए, यानी कि तीसरी भौगोलिक विविधता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हिमालय से हम नीचे आएंगे, दक्षिण की ओर बढ़ेंगे,
ठीक है, नीचे की ओर आएंगे, गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदान हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर पनपी है हमारी सारी सभ्यताएं ज़्यादातर। ठीक है, मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती है। मैंने आपको बताया था ना बेटे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां अपने साथ बेटे व्यापक जाल से मिट्टी को लेके आती हैं, जिस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज होता है। ठीक है, जिससे कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ और खेती के लिए आदर्श बन जाती है। ठीक है, भारत की बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटे खेती के लायक बहुत ज़्यादा ज़मीन आपको देखने को मिल जाएगी, मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ठीक है, और कृषि आसानी से यहाँ पर हो सकती है, और नदियों से बेटे यहाँ पर बिजली भी बनाई जाती है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग यहीं पर रहता है, मैदानों के अंदर ही। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें भारत के उत्तरी मैदान में, समतल भूमि में, अच्छा यहाँ पर परिवहन तंत्र भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चारों तरीके के मार्ग आपको देखने को मिल जाएंगे, हवाई मार्ग, रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेलवे, सड़क सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, अन्य नदियों से बेटे व्यापार के लिए कई सहस्त्राब्दियों से, हजारों सालों से क्या हो रहा है बेटे, इस्तेमाल किया जा रहा है इनका सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए। ठीक है, तो चारों तरीके के मार्ग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, भारत में अधिकांश नदियों के नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि हम नदियों को बेटे माँ मानते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि। ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है, क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 नंबर का, कि ब्रह्मपुत्र बेटे एक ऐसी नदी है जिसको ब्रह्मा का पुत्र बोला गया है, यानी कि माताओं के नाम पर, देवियों के नाम बना रखकर ब्रह्मा के पुत्र के नाम पर नाम रखा गया है। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, सारी नदियां गर्मियों में कम हो जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बेटे बात करें आगे, तो अगला जो आ जाता है थार मरुस्थल। ठीक है, चौथी टाइप आ गया हमारा। ठीक है, यानी कि थार मरुस्थल। देखिए, अच्छा मरुस्थल को अगर हम देखें तो बेटे ये तीसरी कैटेगरी में गिन सकते हैं हम, क्योंकि देखिए हमने शीत मरुस्थल पढ़ा, अब हम थार मरुस्थल यानी कि गर्म मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर हम देखें बेटे, पीला पानी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेत ही रेत आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, इसी को बोलते हैं हम बेटे थार मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पर रेत के टीले दिखेंगे आपको, विशाल ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, खुला आसमान यहाँ पर होता है, बारिश यहाँ पर भी नहीं होती है। ठीक है, रेत के टीले का आकार कैसा होता है, पर्वत चट्टानों से बने होते हैं, उनका आकार स्थिर होता है। ठीक है, अब देखिए बेटे आगे हम देखते हैं, रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा रेत को उड़ा के ले जाती है, और जब बंद होती है तब गिर जाती है वो। ठीक है, तो रेत के टीले बेटे 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। ठीक है ना, ये शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, और अधिकांश भाग भारत में स्थित है इसका, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ है। ठीक है, मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है। यहाँ पर बहुत ही जनजाति के लोग बेटे रहते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, जो मेन हमारा वो है वहाँ पर। ठीक है, रेगिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर दिन के समय अत्यधिक तापमान होता है, रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, जल की उपलब्धता यहाँ पे है ही नहीं बेटे, अभाव होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है उस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, उनका खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली और इन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल बन चुकी है। ठीक है, आगे देखिए, मरुस्थल में जल का अभाव होता है, महिलाओं को प्राय परिवार के लिए जल लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि बेटे पानी होता ही नहीं। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए जब तक वो साफ ना हो जाए, यानी कि ये बर्तनों को साफ करने के लिए बेटे जल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि रेत का ही इस्तेमाल करते हैं। धोने के लिए जल की थोड़ी सी मात्रा का बेटे उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, धोने के लिए उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग करते हैं लोग। ठीक है, पौधों को सींचने के लिए कार्य को किया जाता है। ठीक है, आप सोचिए, आप इतना ज़्यादा जल वेस्ट कर देते हैं और ये बेचारे लोग इतना तरसते हैं पानी के लिए। ठीक है, तो अगला जो आपका भौगोलिक परिदृश्य का टाइप है वो है बेटे अरावली की पहाड़ियाँ। अब हम अरावली की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, आइए मानचित्र पर वापस चलते हैं। थार मरुस्थल के पूर्व में है ये बेटे। ठीक है ना, धीरे धीरे अपने रास्ते को देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यानी अगर हम बात करें पर्वतों में, तो बेटे पर्वतों में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में आती है अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। अरब वर्ष बेटे, वो तो करोड़ साल ही है, लेकिन ये तो अरब। हमारा जो हिमालय है वो 5 करोड़ के आसपास का है, लेकिन ये तो 2.5 अरब वर्ष पुरानी है ना। इनमें अनेक चोटियां और पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पहाड़ियों की वो है बेटे माउंट आबू। ठीक है, जो कि 1722 मीटर की है। ठीक है, अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं है, क्योंकि बेटे अपर्दन हो चुका है, घिस चुका है ये। ठीक है ना, माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर है बेटे। ठीक है, 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा करेंगे आप तो अलग अलग परिदृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। एक जगह अलग जमीन, एक जगह अलग जमीन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देती है। ठीक है, ये भारत के भूभाग को और जलवायु बनाने का काम करती है बेटे की। ठीक है, ये एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी हुई है। ठीक है ना, ये क्या करती है बेटे, मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार करने से रोकती है। अगर ये नहीं होती तो पूर्व में भी रेगिस्तान ही फैल जाता। ठीक है, तो ये पहाड़ की तरह खड़ी है, इसलिए रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ा है।
ठीक है। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा, ये सारे खनिज जो भी हैं बेटे आपको अरावली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहीं से इसका खनन होता है यानी कि निकाला जाता है, और निर्माण क्रियाकलापों में यानी कि जो भी बनाने वाले काम है उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जावर में से प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी से पूर्व जस्ता जो था ना बेटे, ये कौशल यहीं से आई थी। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ये ऐतिहासिक किले भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे किले आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुंभलगढ़ का किला है ये पे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हो ये वाला। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करेंगे बेटे पठारों के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारे पठार भी हैं। अब पठार क्या होता है, हमने पहाड़ तो सुना था, लेकिन पठार क्या होता है? देखिए बच्चों, कुछ नहीं होता, ध्यान से देखिए। ये हमारे जिनकी चोटी होती है ना ऐसे करके, ये तो हो जाते हैं बेटे हमारे पहाड़, है ना। लेकिन पठारों में क्या होता है, चोटियां नहीं होती हैं, चोटियां नहीं होती बच्चों। ठीक है, जिनकी चोटी नहीं होती वो पठार हो जाते हैं। सिंपल सा नॉर्मल अगर आपको याद रखना है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत पुरानी भूमि संरचना भी है। ये प्रायद्वीपीय कहलाता है। ठीक है, क्योंकि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बेटे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। ठीक है, हमारा भारत का जो दक्षिणी भाग है ऐसा है ना, तो इधर हो गया, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। ठीक है, तो ये आपके लिए इसलिए इसको प्रायद्वीप बोला जाता है, यानी कि वो जगह जो तीन जगह से पानी से घिरी है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, यह पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, और पूर्वी घाट यहाँ पर पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है बेटे, अगर मैं बात करूँ ये वाले, तो ये ज़्यादा ऊंचे हैं, है ना, और ये वाले जो हैं तट के साथ फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे सुंदर झरने हैं, मानसून में खड़ी ढालों पर बहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को, अच्छा इसको भी विश्व धरोहर यूनेस्को ने बेटे बना रखा है। ठीक है ना, यहाँ अनेक नदियाँ प्रभावित होती हैं और जैव विविधता यहाँ पर यानी कि बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट बेटे टूटे टूटे हैं। अगर आप इसको उसमें देखोगे ना मैप में, तो आपको दिखेगा टूटे टूटे छोटे छोटे हैं। ठीक है, तीन हिस्सों में टूटा हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे टूटा हुआ है ये। ठीक है ना, जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। ठीक है, और श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र, दक्कन का पठार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये पठार पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं। ये नदियां खेती के लिए बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को जल प्रदान करती हैं। ठीक है, इसके अलावा पठारों के अंदर बेटे खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, वनों उपजाऊ भूमि से समृद्ध है ये। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इस कुछ नदियां जो हैं बेटे बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ठीक है, यहाँ से उद्गम होता है। कृषि उद्योगों को पनबिजली यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो सब बनाने का काम यहाँ पे होता है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं बेटे, नर्मदा और ताप्ती भी यहाँ पर हैं, जो अरब सागर में यहाँ पर गिर जाती हैं। ठीक है, ये सारी नदियों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखिए, पठार पर बेटे बहुत सारे घने जंगल भी हैं, जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते हैं, जैसे कि संथाल हो गए, गोंड हो गए, बेगा हो गए, भील हो गए, कोरकू हो गए। ठीक है, तो ये जो जीव जंतु कह रहा, सॉरी बेटे, आदिवासी समुदाय के लोग हैं ये। ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, इनकी अपनी अलग भाषा है, अलग परंपराएं हैं, अलग जीवन शैलियाँ हैं। ठीक है, जो कि प्रकृति से वो अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, भारत में पठारों में अनेक सुंदर जलप्रपात है। जलप्रपात यानी कि देख आपने बेटे झरने देखे होंगे, है ना, ये देखिए ये झरने, ये जलप्रपात, इसको बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ नदियाँ असमान और चट्टानी सतहों से निकलती है। चट्टानी सतह यानी कि ऊबड़ खाबड़ जमीन से नदियाँ जब निकलती है ना, तो इसलिए लोग यहाँ पर बेटे घूमने के लिए भी आते हैं इन सबको देखने के लिए। ठीक है, अभी तो जल विद्युत उत्पादन में सहायक करती है। जल विद्युत यानी कि बिजली बनाई जाती है। ठीक है, गिरते हुए पानी से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है बेटे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जानवर में देखें तो सिंह के समान पूंछ वाला बंदर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, किंग कोबरा देखने को मिल जाएगा, है ना। ये आपका पावर हाउस जलप्रपात हो गया ये। ठीक है, पेरिया कानल का, ठीक है, मुन्नार का। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए कीट पतंग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोयले की खदान आपको देखने को मिल जाएंगी पठारों के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। अब तट रेखाओं की बात करते हैं। हमारे भारत ऐसा है नीचे से, तो ये भी तट वाला हिस्सा है, ये भी तट वाला हिस्सा है। तट क्या होता है, समुद्र के आसपास का इलाका है ना, समुद्र है, ये समुद्र है, तो समुद्र के आसपास का इलाका है, इसको तट बोलते हैं। तो दो तट हो गए हमारे पास, है ना, एक पश्चिम में हो गया, एक पूर्व में हो गया। ठीक है ना, तो अनेक सुंदर तट, पुलिन, चट्टानी, टीले, हरे भरे जंगल पाए जाते हैं इसके साइड साइड में। ठीक है, कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है बेटे, और कुछ में काली शैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, या जो आपके वो होते हैं ना शंख टाइप के, उनकी जो जम जाते हैं वो उससे पत्थर बनते हैं, वो वाले होते हैं बेटे वो। ठीक है ना, तो घने जंगल दिख जाते हैं आपको। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी हैं, एकदम अलग से हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा रहस्य है उनके अंदर, है ना। भारतीय तट रेखा 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा बेटे लंबी है। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम देखें
पश्चिमी घाट की बात, पश्चिमी तट की बात करते हैं, दोनों तटों की बात करेंगे। पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक है बेटे, ठीक है, गुजरात से लेकर केरल तक है, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरता है। यहाँ पर अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ठीक है, और पश्चिमी तटों के मुहानों पर मुहानों का निर्माण करती है। मुहाना होता है जहाँ से नदी का मुख होता है, ठीक है ना, मिलती है नदियाँ, ठीक है ना। यह तट रेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों को जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियों जैसे संकरी खाड़ियों, एस्चुरी से बनी होती है। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े मुहाने यहाँ पर माने जाते हैं इस पश्चिमी तट के अंदर, ठीक है। आगे देखिए बेटे, पश्चिमी तट पर अनेक महत्वपूर्ण पतन और नागर हैं, ठीक है, वे सहस्त्राब्दियों से भारत की आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र रहे हैं बेटे, ठीक है। आगे देखिए, अगला है जो बेटे वो है हमारा पूर्वी तट है। पूर्वी तट, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के आसपास पड़ जाता है, ठीक है, मध्य में है ये। यह गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। यह विस्तृत मैदान नदियों के डेल्टा है। यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पे प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। चिल्का झील यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी उड़ीसा के अंदर। पुलकित झील आपको देखने को मिल जाएगी बेटे। तो जो चीज़ें हैं ना बेटे, देखिए हर भौगोलिक विविधता में जितनी भी ज़मीनों के हम टाइप पढ़ रहे हैं उनमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटे, ठीक है ना। कौन सी चीज़ कहाँ पाई जा रही है, आप नोट्स बनाएंगे ना तो एक एक भौगोलिक विविधता के बारे में लिखते रहेंगे आप, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप सारे नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। लैगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई झील है, ठीक है, एक झील का नाम है ये, ठीक है। जब नदी अपने अवसादों को, अवसाद यानी कि मिट्टी को, किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा मुहाने पर जमा करती हैं तब उसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा समझ आ गई, यानी कि जब नदियां अपनी मिट्टी को लाकर एक जगह जमा कर देती हैं उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये अवसाद इकट्ठे होकर त्रिभुजाकार बन गए हैं, ठीक है, क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सारे के सारे बेटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा द्वीप समूह की। देखिए भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक हो गया हमारा लक्षद्वीप समूह, ठीक है ना। ये देखिए अरब में लक्षद्वीप समूह हो गया, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है। यहाँ पर अद्वितीय वन्यजीव, अलग अलग वन्यजीव, सुंदर तट मिल जाएंगे, प्रवाल भित्तियाँ मिल जाएंगी, ज्वालामुखी भी मिल जाएंगे, ठीक है। कई प्राचीन जनजातियां हजारों सालों से यहाँ पर बेटे रहती आई हैं, ठीक है। लक्षद्वीप समूह की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यह द्वीपों का समूह जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में है, ठीक है, मूंगे से बना है, ठीक है। 36 बड़े द्वीपों का समूह, यहाँ पे 36 बहुत बड़े बड़े द्वीप मिल जाएंगे। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है, यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं बेटे, ठीक है। ये जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, ठीक है, भारत का इस पर नियंत्रण है बेटे, ठीक है, जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज, पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिला हुआ है, ठीक है। अगर बात करें अंडमान और निकोबार की, ये 2 है, अंडमान और निकोबार, ठीक है ना। 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ये ज्वालामुखी से बने हुए हैं, ठीक है ना। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अलग अलग होंगे, एक उत्तर में एक दक्षिण में हो जाएगा बेटे आपका, ठीक है ना। ये प्रवाल भित्तियाँ ये होती हैं बेटे, ठीक है, आप इनकी वो इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है, ये होती है प्रवाल भित्तियाँ, इन्हीं से ये मिलकर बना है, ठीक है ना। आगे देखिए, ये भारत, यहाँ से भारत क्या करता है बेटे, निगरानी चौकियाँ स्थापित कर रखी है हमने, है ना। ये देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। भारत बेटे इन द्वीप समूह से निगरानी रखता है, दूसरे देशों के ऊपर समुद्र पर निगरानी रखते हैं कि भाई कौन सा शिप आ रहा है, कौन सा शिप नहीं आ रहा है, वो सब देखते हैं, ठीक है ना। वनस्पतियाँ, जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को यहाँ पे सेल्युलर जेल, ठीक है, कारावास में काला पानी की जो सजा होती थी ना, यहीं पे रखा जाता है बेटे। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको स्वतंत्र करने में दिए थे, ठीक है ना। तो ये सब आप देखेंगे, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप, बैरन यानी कि एकदम बंजर, ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अच्छा सॉरी, बैरन द्वीप है भारत का, बैरन द्वीप है बेटे जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये बैरन द्वीप में, बैरन द्वीप जगह का नाम है जहां पर आपको सक्रिय यानी कि अभी भी एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कभी भी फट सकता है, ऐसे वाला जो फटने लायक है ना ज्वालामुखी, उनको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है ना। जिससे आकाश में धुआं और लावा फैल जाता है, ठीक है, ये कभी कभी सक्रिय हो जाता है ये, ठीक है। अगर बात करें बेटे, अब लास्ट टॉपिक रह गया शायद हमारा डेल्टा की बात करें, सुंदरवन डेल्टा की, जो पश्चिम बंगाल और सुंदरवन डेल्टा की बात करें हैं, ठीक है। जब हम द्वीप समूह से वापस हिमालय के ऊपर की तरफ जाएंगे ना, हिमालय मतलब हिमालय की तरफ जाएंगे तो रास्ते में सुंदरवन दिखाई पड़ेगा हमको। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है बेटे, ठीक है ना। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय सम्मिश्रण है, ये तीनों मिलकर इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। इसका आधा भाग लगभग भारत के शेष भाग देखो आधा भाग तो भारत में है, बाकी बांग्लादेश में पड़ता है इसका, ठीक है ना। ये भी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल टाइगर वगैरह और भी जीव जंतु अलग अलग प्रकार के देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की बात करें, ठीक है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है, यानी कि लास्ट है ये, ठीक है ना। क्या आप मानचित्र पर दिखाई दी गई गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों को देख सकते हैं। मेघालय पठार हो गया,
ठीक है। ये पहाड़ियाँ अपनी हरियाली, भारी वर्षा, लुभावने जलप्रपात, जलप्रपात यानी कि ये जो झरने आप देख रहे हैं ना ये, ठीक है, इसको जलप्रपात बोला जाता है, ठीक है ना, इसके लिए जानी जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है बेटे, जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है हमारे मानसून राम में होती है, जो कि मेघालय के अंदर है बेटे, ठीक है ना, मेघालय के अंदर ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है बेटे, पूरे भारत में मानसून राम के अंदर होती है भाई, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। जंगल अद्वितीय वन्य जीवों को उपजाऊ भूमि देता है बेटे ये हमको, ठीक है ना। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित माओ लिनोग, ठीक है, गांव एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में भी प्रसिद्ध है बेटे ये, ठीक है ना। ये गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरणीय अनुकूलन जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है बेटे, ठीक है ना। यह गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुल, ये देखिए ये पेड़ की जड़ों से पुल बना रखा है इन्होंने, है ना। तो इस प्रकार के पुलों के लिए, ठीक है, ये सब प्रसिद्ध है ये, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा सॉरी, चैप्टर ही आपका बेटे हो जाता है खत्म, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर बेटे हमने कई सारे पहाड़ों के बारे में जाना, है ना। इसके अंदर हमने, इस चैप्टर के अंदर हमने रेगिस्तान के बारे में जाना, दोनों रेगिस्तान के बारे में जाना, है, ठंडे वाला भी गर्म वाला भी। हमने पठारों के बारे में जाना, पूर्वी तट रेखा, पश्चिमी तट रेखा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब आपको जब नोट्स बनाओगे आप, तो एक एक टॉपिक के बारे में आप अलग से नोट्स बनाएंगे, और उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको देखने को मिली है उन सब के बारे में आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पर किस किस प्रकार की चीज़ें पाई गई, कौन कौन सा जीव जंतु पाए गए, या कोई लोग भी पाए गए, जनजातियाँ पाई गई, ठीक है, उनके रीति रिवाज कैसे थे, तो ये सब आपको बेटे नोट वाइज आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।